उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर लेखपाल के लिए टेस्ट देखेंगे और इससे आपको ये पता चलेगा कि लेखपाल की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए हम लोग जो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो लेखपाल से संबंधित एक मैगजीन निकाली गई है, जिसमें जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल की जो परीक्षाएं कराई गई हैं पुरानी, उनको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ये पुराने पेपर सॉल्व करने से आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार के यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके कुल 4 सेक्शन होते हैं, कुल 4 सेक्शन होते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और सामान्य जानकारी होती है, और इसके अतिरिक्त ग्रामीण जानकारी। कुल 100 प्रश्न होते हैं। हर सेक्शन से आपके 25 प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आज के दिन हम लोग राजस्व लेखपाल परीक्षा जो आपकी 2015 की थी, उसी को पेपर को यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का जो पोर्शन है 25 क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें देखिए अधिकरण कारक है। इसके लिए याद रखिएगा कि देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं, और प्रयुक्त वाक्य में जो है आपका समय अर्थात काल दिया गया है, इसलिए अधिकरण कारक होगा। उदय शब्द का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये आपका भविष्य काल है, जबकि मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये सभी भूतकाल का है, और मैं आपका आभारी हूं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे लोकोक्तियों में मुहावरे दिए गए, उनके अर्थ में बताने हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, इसका यह तात्पर्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जूते चाटना मतलब खुशामद करना। वहीं अगला है कि यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसको हमें बताना है। माता जी को प्रणाम, क्या आप लिख सकते हैं माता जी को प्रणाम? तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहलाता है वो। आगे देखते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निर्मल हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है 9 और 10 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें वाक्यों में कुछ त्रुटियां दी गई हैं, और त्रुटि वाले वाक्य में कि जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर ABC लिखा है, उसे हमें बताना है, गोला करना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को काला करना है। तो यहाँ देखिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, लीची खरीदने हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि लीची क्या है? लीची आपका स्त्रीलिंग है, तो खरीदने के स्थान पर क्या होगा? खरीदनी होना चाहिए। अगला है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, अपने अपने किताबें। तो देखिए, किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, तो अपने अपने स्थान पर क्या होगा? अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अगले 2 क्वेश्चन है 11 और 12, इसमें अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा गया है, दूसरा अर्थ में बताना। जैसे प्रमत्त का एक अर्थ क्या होता है? स्वेच्छाचारी। एक दूसरा अर्थ इसका क्या होगा? इसका उन्मत्त भी होता है। प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है, इसके साथ ही उन्मत्त भी होता है। इसी प्रकार कनक का अर्थ धतूरा होता है और इसका अर्थ सोना भी होता है। आगे चलते हैं। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देखिए यण स्वर संधि है, तो इसलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा रीति प्लस अनुसार। आगे देखते हैं। 14 और 15 क्वेश्चन नंबर में लिखित वाक्यों में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिए, वह एक महिला, इसमें महिला विद्वान थी, ये सही नहीं, क्योंकि महिला के साथ विद्वान नहीं, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा, तो वह एक विदुषी महिला थी। आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है इन चारों में कौन सही होगा? तो इसमें देखिए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये विकल्प आपका सही है। आगे देखते हैं। अगला है, हमें जो वाक्य दिया गया उसके लिए एक शब्द चुनना है। जैसे किसकी सहायता, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं, साथ चलने वाले को सहचर कहलाता है, और साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। आगे देखते हैं। भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहलाता है। जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पुण्यात्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें आपका वियोग सिंगार रस दिया गया है। ये सूर सागर से गृहीत यह पद्यांश है जिसमें गोपियों की विरह वर्णित है। आगे देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें प्यास जो है ये तद्भव है, जबकि अन्य तत्सम है, और प्यास का तत्सम क्या होगा? पिपाशा होगा। आगे देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है? जब काव्य में एक शब्द का दो बार प्रयोग हो तो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब प्रयुक्त पद्यांश में घटा का दो बार प्रयोग हुआ है। प्रथम घटा का अर्थ तात्पर्य या अर्थ जो है बादल होता है और दूसरे घटा का अर्थ कम हो जाना होता है, तो इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। आगे देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। देखिए अकारांत, अकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप जो है ये समान होता है। जैसे बालक का बालक, आदमी आदमी, कवि का कवि, साधु का साधु, चाकू का चाकू था, मोती का मोती होता है, इसलिए चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू ही होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। देखिए जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहलाता है या उसमें द्विगु समास होता है। यहाँ पे त्रिवेणी में त्रि क्या है? तीन को बता रहा है, संख्या को, इसलिए द्विगु समास है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? इसमें आपका निकृष्ट जो है तत्सम है, निकृष्ट आपका तत्सम है, जबकि अन्य जो है आपके तद्भव है। जबकि तीखा का तत्सम क्या होगा? तीक्ष्ण हो जाएगा, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा और गहरा का गंभीर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की वर्तनी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। इसमें अत्याधिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अत्यधिक होगा, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके मैथ के 25 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं सामान्य जानकारी पे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। एक सेकेंड, सामान्य जानकारी के प्रश्नों को देखते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इन्होंने 1942 में शुरू किया था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। इसकी यदि व्याख्या देखें तो देखिए गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया था। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटामारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। तो मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरु रज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरु रज्जु का ही है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा जो है वो सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आज की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वैलियम का प्रयोग जो है प्रशांतक औसत के रूप में होता है। तो प्रशांतक औसत होता क्या है? वह ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। और दिए गए विकल्पों में वैलियम जो है ये प्रशांतक औसत के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो ये आपका केरल से संबंधित है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC के रूप में जानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन थे? तो उस समय के श्रीकांत थे। ठीक है, भारत के श्रीकांत थे। और 2019 में चीन के सी यूकी ने यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसमें आपकी बेगम हजरत महल थी। आगे चलते हैं, समान प्रावस्था में कांपेमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? ये तरंगदैर्ध्य होती है। देखिए, किसी माध्यम के किसी कण के पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या बेरलन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। आगे चलते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन सा? पूरा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, जिसे शॉर्ट में पूरा कहते हैं, नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई।
पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये चीन के द्वारा इसका परीक्षण जून 2015 में किया गया था। आगे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। तो जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो भारत का। देखिए FAO जो कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीन इस देश से पहले स्थान पर है। यह करंट का क्वेश्चन है। अगला, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो उस समय जो है ये पुरस्कार नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर्स ऑफ इंडिया को दिया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? देखिए 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसमें केरल शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे? तो बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? जब पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था, उस समय जिम योंग किम थे, परंतु वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अमेरिका के डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास हैं, अमेरिका के हैं। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो है आपके कवक या फंजाई के उदाहरण है। ये एक मृतोपजीवी जीव होता है जो कवक होता है। दिल्ली मेट्रो की अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में वर्ष 1959 में 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश रहे हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4% भूभाग जो है वो भारत के पास है, पूरे विश्व का या कहें धरती का। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन यह है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी तोशाली थी। क्या थी? तोशाली थी। अब आगे ग्रामीण विकास संबंधित 25 क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें पहला है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो यहां पर आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। देखिए खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, जबकि सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है और मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमावर्ती झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? इसे पंचायत समिति कहते हैं। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? लखनऊ है। दूसरे स्थान पर कानपुर नगर है दिए गए विकल्पों में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो देखिए यदि 32 रुपए से अधिक खर्च करता है, गांव में 32 रुपए से अधिक और शहरों में 47 रुपए से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद से किया जाता है और यह पीतल नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। आगे देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की औसत इकाई लगभग 80,000 या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 से कम नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसके माध्यम से? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सुल्तानपुर ने इसकी पहल की है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। उत्तर प्रदेश रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। भारत के
भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी 5,000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। इंदिरा आवास योजना LIAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो ये है आपका 75:25 का। मतलब जो भी बजट होगा, जो भी व्यय किया जाएगा, उसका 75% वो केंद्र देगी और 25% जो है राज्य देगी। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण पद्धति केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर है। 1 अप्रैल 2013 से इस योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 70,000 रुपये और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये प्रति इकाई है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी जो है ये भूमि कृषि का रिकॉर्ड है कहलाता है। देखिए, उत्तर भारत विशेषता मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे जो यह वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक बीघा से क्या अनुपात होता है? एक बिस्वा इस प्रकार से 1/20 होता है। एक बिस्वा जो होता है 1 बीघे का 20वां भाग होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ जो है 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। आपका NREGP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टे का प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए, यदि कोई उपभोक्ता 100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर संस्थापित करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत बिल में प्रति माह 100 रुपये या वास्तविक बिल जो दोनों में जो कम होगा उसकी रियायत या रिबेट प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से लेकर के 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। 21 वर्ष का व्यक्ति पंचायत का सदस्य बन सकता है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो इसे अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। किस पर? अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, विभिन्न स्थितियों की निगरानी और आवृत्ति इस प्रकार है। कार्यक्रम एवं प्रभाव मानदंडों की निगरानी। तो कार्यक्रम मानदंड की निगरानी की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? जैसे बच्चों को परोसे गए मिड डे मील की नियमित और एवं पौष्टिकता, ये दैनिक आधार पर निगरानी होगी इसकी, दैनिक आधार पर। जबकि सामाजिक एवं लिंग समानता का प्रोत्साहन, ये भी दैनिक आधार पर। मिड डे मील पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का, दैनिक आधार पर। उत्तम गुणवत्ता की ईंधन सामग्री इत्यादि की समयबद्ध संरक्षा, साप्ताहिक होगी। और वहीं विविध व्यंजनों का क्रियान्वयन पाक्षिक या मासिक होगा। और मिड डे मील की संपूर्ण गुणवत्ता प्रत्येक माह कुछ विशेष जांचों का लक्ष्य इसमें रखा जाता है। जबकि प्रभाव मानदंड का जो मूल्यांकन होता है वो विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता, अर्धवार्षिक स्तर पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उपस्थिति की स्थिति ये त्रैमासिक होती है। कार्य अपूर्णता या पूर्णता की स्थिति वार्षिक। उपयुक्त मदों 1 से 3 के संबंध में जो दिए गए हैं, ये 1 से 3 के संबंध में प्रत्येक का नमूना अध्ययन या पोषण संबंधी अध्ययन में दिशा निर्देश में दी गई विभिन्न न्यूनताएं, मुख्यतः न्यून भार एवं रक्तलाभता की स्थितियां शामिल होंगी। कब इसका मूल्यांकन होगा? वार्षिक आधार पर। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? 75:25 का होता है। मतलब 75% केंद्र देता है और 25% राज्य देता है। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।